नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। साथियों, आशा करते होंगे कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ UGC नेट के यूनिट 9 में लगा निबंध शिव शंभू के चिट्ठे, जो बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। तो निबंध शुरू करने से पहले हम इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो निबंध है ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। इनकी एक और अन्य रचना है जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध चिट्ठे और खत। तो भारत मित्र पत्रिका का संपादन स्वयं इन्होंने बाल मुकुंद गुप्त जी ने किया था। इसके बाद अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने भी इसका संपादन किया था। जो ये बाल मुकुंद गुप्त जी ने हैं, इन्होंने इस पत्रिका का संपादन 1899 में किया था। ये बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो एनडीए है, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है कि अगर ऐसे पूछ लिया कि शिव शंभू चिट्ठी में कुल कितने चिट्ठे लिखे गए, तो इसमें कुल 14 चिट्ठे लिखे गए थे। तो उन चिट्ठों को हम एक नज़र देख लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं, जब हम पीजी का सिलेबस पढ़ा रहे थे तो उसमें हमको सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड कराना था, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव में इतना दिक्कत नहीं होता है जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिक्कत होता है। ऑब्जेक्टिव में ये रहता है कि क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, तो इसीलिए हमें एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है। हमें सारे महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं उनको कवर करते हुए चलना है। और हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। एक तो ये कि हम इसे कम समय में जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए अब ज़्यादा देर न लेते हुए हम मुख्य बिंदुओं की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इनका जो चिट्ठा था वो लॉर्ड कर्जन बनाम लॉर्ड कर्जन के नाम पे था, जो 1 अप्रैल 1903 को प्रकाशित हुआ था। नंबर 2 पे है श्रीमान का स्वागत, ये 26 नवंबर 1904 को। ये सन भी पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब जितने भी पॉइंट हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 3 चिट्ठा है वायसराय का कर्तव्य, ये भी भारत मित्र पत्रिका में संपादित हुआ था और 17 सितंबर 1904 के। चौथा है पीछे मत फेंकिए, ये भी 1904 में हुआ था। 5वां है आशा का अंत, ये भी 1905 में हुआ था। एक दुराशा, ये भी 1905 में हुआ था। विदाई संभाषण 1905 में। बंग विच्छेद 1905 में। लॉर्ड मिंटो का स्वागत, ये 8वां है। 9वां है लॉर्ड मिंटो का स्वागत 23 सितंबर को हुआ था। और 10वां है माली साहब के नाम, ये 1907 में हुआ था। 11वां है आशीर्वाद, ये 1907 में हुआ था। शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2। तो 2 खत जो है ये शाइस्ता खां के नाम हुए थे, तो ये 1906 में हुए थे। और एक सर सैयद अहमद खान का खत था 1907 में, जो अलीगढ़ के छात्रों के लिए लिखा गया था। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन के नाम कितने चिट्ठे लिखे गए कुल, तो हम बता सकते हैं कि 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम पे लिखे गए थे। 2 चिट्ठे जो थे वो लॉर्ड मिंटो के नाम पे लिखे गए थे और 2 फुलर साहब के नाम लिखे गए थे। 1 चिट्ठी माली के नाम और 1 चिट्ठी अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया था। ये थे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके आगे राजकमल प्रकाशन द्वारा 1928 में पहली बार प्रकाशित हुआ था क्या, शिव शंभू के चिट्ठे। इसमें कब की घटना है, 1903 से 7 के दौरान की जो घटना है, ये वो हुआ है घटना भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादन कौन थे, बाल मुकुंद गुप्त जी। इस पुस्तक के बारे में 2009 में वाणी प्रकाशन में रेखा सेठी द्वारा संपादित निबंधों की दुनिया बाल मुकुंद गुप्त जी की है। तो आइए अब देर न करते हुए कहानी की वो निबंध की ओर चलते हैं। तो पहला चिट्ठा जो था वो बनाम लॉर्ड कर्जन के। तो हम महत्वपूर्ण पंक्तियों को अंडरलाइन करते जाएंगे, आप उनको नोट करते चलिएगा।
माय लॉर्ड लड़प्पन से इस बूढ़े भंगड़ को, अब मैंने पहले भी बताया कि जो इन प्रारंभ की जो पंक्तियाँ होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए उनको नोट करते जाइएगा। माय लॉर्ड लड़कपन में इस बूढ़े को भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे, वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक श्री शंभु वर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था। उनको क्या नहीं पसंद था? बुलबुलें। बुलबुल एक चिड़िया गई, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय है कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। भाई बच्चे हैं, वो तो इतना नादान होते हैं, वो नहीं समझते हैं, तो इसीलिए पिता उनको देख रेख करते हैं। सराय के भटियार बुलबुल पकड़ा करते थे। गांव के लड़के दो 3 पैसे में खरीद लाते थे। कितने कितने पैसों में? 2 पैसों में। पर बालक से शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा के बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल हाथ पर जरूर हो। इससे जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता। कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों नहीं कर सकते थे। दूसरों को क्या होगा? आज यह वही शंभू है, स्वयं इसी को उस बालक के निर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन में करता हुआ बालक श्री शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय हो गया। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची उड़ती है। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे हैं। वह कभी उड़ कर इधर उधर जाती और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती हैं और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक श्री शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। श्री शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी इसी प्रकार के बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। मतलब क्या होता है कि जो बच्चे दिन में जो चीज़ मतलब करते हैं या सोचते हैं वही रात में ज़्यादातर सपने में देखते हैं। तो आज श्री शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुए। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज श्री शंभू बुलबुलों का राजा नहीं महाराजा है। क्या है? चारों ओर उसके बुलबुलें हैं, तो आज वह राजा नहीं महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। श्री शंभू देखा कि सामने एक सुंदर बाग है। क्या देखा? इसके सामने बहुत सुंदर बाग है, वहीं से सभी बुलबुलें उड़कर आती है। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। उसने देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने के नाना प्रकार के रंग के फूल है। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और फिर उड़ती फिरती है। वहीं एक सोने का महल है। क्या देखा? कि पेड़ भी है सोने का और वहाँ सोने का एक महल भी है। उस पर सैकड़ों सुनहरे कलश हैं, उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। मतलब क्या देखा कि महल के अंदर जैसे घुसे वो बुलबुलों सहित उड़ गया। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक श्री शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था। पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी नहीं हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा है मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। इसके विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। क्या हुआ? बालक स्वप्न से जाग गया, उठकर बैठ गया। बालक कुलबुलाकर उठकर बैठ गया। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई। मनोराज्य समाप्त हो गया। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वप्न ही देखा है। यह सचमुच कोई करने योग्य काम भी नहीं किया, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है। यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य का पालन किया। एक बार
यह बातें बड़ी धीरता से अपने मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के लिए सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा। एक बार के बजट की वक्ता ही आपके कर्तव्य पालन की अंतिम वक्ता है। जरा इसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया, अब यहाँ विक्टोरिया का जिक्र हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरे दिल्ली दरबार। अब इसमें दिल्ली दरबार का जिक्र आया है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दिल्ली दरबार की पंक्तियां हैं, नहीं, इसमें भी दिल्ली का कई बार जिक्र हुआ है। पर जरा विचारिए तो यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगी, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी। ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। एक दरबार की बात सुनिए कि क्या था आपके ख्याल से। वह बहुत बड़ी चीज था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों की स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरे झूले और सोने का हौदा लदवाकर छत्र धारण कर पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके साथ चला गया। आप भी जानते हैं कि वह आपका नहीं और दर्शक भी जानते हैं कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और आप स्वयं भलीभांति जानते थे कि वह आपका न था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी, भारतवर्ष में पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को। अकबर या उसके तख्त को, शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्त ताउस से। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। चीज वह बनाना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक श्री शंभु शुभ स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन वह एम्फी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले, वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर श्री शंभु वर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में एक बार आपको अपने कर्तव्य ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए हैं वह आपका मोरुषि मतलब होता है पैतृक संपत्ति। मोरुषि नहीं, नदी नाव सहयोग की भांति है। कैसी है? नदी नाव सहयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं है कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी ना था, पर वह सब दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जो न पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा आपके हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है जब वैसी स्मृति कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा।
महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता है या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकराकर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति बन सकती हैं, उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्ति किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती है। एक बार जाकर देखने से विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्ति दिखावें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवर्षियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए इस वीर पुरुष। मैदान की मूर्तियों से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। किसकी मूर्ति थी? लॉर्ड रिपन के बारे में बात कही गई है। और देखिए, एक स्मृति मंदिर यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का 1858 का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपके जीवन में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया। जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी श्री शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की। ये भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 को प्रकाशित हुआ था। 1903 से दूसरा चिट्ठा। दूसरी चिट्ठी में क्या है? जो अटल है वह टल नहीं सकता, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं, बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते। फिर एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से विदा ले चुके हैं। दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं है। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं और आप यह जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको ना आने देते और आपका बस चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आज विराजते। पर दोनों ओर की बाग किसी और के हाथ में है। निरे बेबस भारतवासियों का कुछ बस नहीं है और बहुत बातों पर बस रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेबस होना पड़ता है। इसी से भारतवासियों लॉर्ड कर्जन का आना देखना पड़ता है और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलंब देखना पड़ा। कब कहता है, क्या कहता है? जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति हैं। ऐसी पंक्तियां जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान को नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निसंदेह देखने की वस्तु होंगे। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमटकर उस और जा पड़ी हैं। यह जबरदस्त दृष्टा लोग अब बहुत काल से केवल निर्लिप्त निराकार तटस्थ दृष्टा की अवस्था में अतृप्त लोचन से देख रहे हैं और न जाने कब तक देखे जाएंगे। अथक ऐसे ही कि कितने ही तमाशे देख गए पर दृष्टि नहीं हटाते। इन्होंने पृथ्वीराज जयचंद तबाही देखी है, मुसलमान बादशाह देखी है, अकबर बीरबल खाने खां और तानसेन देखे, बादशाही तानशाह देखे, शाहजहानी तख्ते ताउस शाही जुलूस देखे। फिर वही, अब ये नाम जरूर याद रखिएगा, तानसेन और खानी का जिक्र किस निबंध में हुआ है। फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग्स और वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। अब गोरे पहलवान मिस्टर सेंडुका का छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। कोई दिखाने वाला चाहिए। भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत हैं। इस गुण में वह मोश मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में उनका
सानी नहीं, लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुण जान गए थे। इसी से श्रीमान ने लीलामय रूप धारण करके कितनी ही लीलाएं दिखाई। इसी से लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि इन दो वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय में श्रीमान ने जो कुछ किया उसमें भारतवासी इतना समझने लगे हैं कि श्रीमान रुचि कैसी है और कितने बातों को पसंद करते हैं। यदि वह चाहे तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कुछ ज़रूरत नहीं जान पड़ती, क्योंकि जो जुलूस वह दिल्ली में निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचे हाथी पर बैठ चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में तो और नहीं। इसी से किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को और क्या चाव हो सकता है। उससे ऊंचा हाथी और नहीं। एरावत, अब एरावत का नाम जरूर याद रखिएगा। एरावत केवल नाम है, देखा किसी ने नहीं है। मेमत की हड्डियां किसी अजायब खाने में उसी भांति आश्चर्य की दृष्टि देखी जाती हैं जैसे श्रीमान के स्वदेश और अजायब खाने में कोई छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी छुटाई बड़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकाले तो फिर निकल सकता है, दिल्ली नहीं तो और कहीं और सही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी थी, कलकत्ते में फिर चलाई गई। दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर भी कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी का तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके ही छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई थी। उदयपुर के महाराणा ना तो हाथियों के जुलूस में साथ चल सके, ना दरबार में हाजिर होकर सलामी देने का मौका उनको मिला। इसी प्रकार बड़ौदा नरेश हाथियों के जुलूस में शामिल ना थे, वह दरबार के भी ना आए थे, तो बड़ी सीधी सादी पोशाक में। अभी कौन कौन से शामिल नहीं हुए थे दरबार में? बड़ौदा नरेश और कहाँ के थे, सलामी देने के लिए नहीं आए थे। महाराणा प्रताप के हाथियों का जुलूस, दरबार में हाजिर सलामी देने का मौका नहीं मिला। इसी प्रकार बड़ौदा नरेश भी, ठीक है। इतनी सीधी सादी जितनी से आज कलकत्ते में फिरते हैं, वह ऐसा तुम तराक और ठाट बाट का समय था कि स्वयं श्रीमान वैसराय पतलून तक कार चौबिकी की पहनना और राजा महाराजाओं की काठ की तथा ड्यूक ऑफ कर्नाटक को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ता था। उस मौके पर बड़ौदा नरेश इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना और नई आन था, इसके सिवा उन्होंने कुक के सलाम नहीं किया था। बड़ी सादगी से हाथ मिलाकर चल दिए थे। यह कई एक कसरें ऐसी हैं जिनके मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कलाम नहीं, पर समय कम है, काम बहुत होंगे। इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले दरबार में ही खर्च से इतने दब चुके हैं कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के बाद यदि कोई 2 वायसराय और आवे तो 5 की जगह 7 साल तक शासन करे, तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इससे दरबार या हाथियों के जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। इससे दरबार पर सुना है अब के विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। उपकार बदला देना महत पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया चाहते हैं। इससे कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का वह कष्ट मिट जाएगा जो उसे कंगाल को धनी बनाने में होता है। नींव पड़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं है। अब तक गरीब पढ़ते थे, ये इम्पोर्टेंट है, अब तक गरीब पढ़ते थे और धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब ना पढ़ सकेंगे, इस धनियों की निंदा होती, अब पढ़ सकेंगे। इससे धनी ना पढ़ेंगे तो उनकी निंदा ना होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी।
और कई काम हैं, कई कमीशनों के काम का फैसला करना है, कितनी ही मशीनों की कार्रवाई नतीजा देखना है। काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेज बस्ती बस सकती है। चाय के प्रचार की भांत मोटर गाड़ी के प्रचार की इस देश में बहुत ज़रूरत है। बंगदेश का पार्टीशन भी एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। सन 1858 की घोषणा के बाद भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की जरूरत न पड़ेगी। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया ऐसा स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जाएंगे ये महारानी बा थी जिनका यह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी बहुत छोटे दिमागों में नहीं ला सकते। कौन जानता है कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल भरे हुए हैं। आपने स्वयं फरमाया थी कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं, उनके दिमागी की बराबरी कर गुस्ताखी करने की यहाँ के लोगों को यह बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग शासक है, यह बात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों से टपकी पड़ती थी जो श्रीमान ने विलायत में दिए थे और जिनमें विलायतवासियों को यह समझने की चेष्टा की थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ दिखा दिया था कि विलायतवासी यह न समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान क्या है, और हिंदुस्तान श्रीमान स्वयं भी ही समझे हैं। विलायत वाले समझते तो क्या समझते, विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर यह चंवर छत्र लगाकर चढ़े थे। फिर कैसे समझा जा सकते हैं कि वहाँ किस उच्च श्रेणी के शासक हैं। यदि कोई ऐसा उपाय निकल सकता है जिससे वह एक बार भारत को विलायत तक खींच ले जा सकता, तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या है और श्रीमान का शासन क्या है। आश्चर्य नहीं भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकाल आवे कि क्योंकि विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा। भारतवासी जरा भय न करें, उन्हें लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना न पड़े। आनंद ही आनंद है, चैन से भंग पियो और मौज उड़ाओ। नजीर खूब कह गया है। क्या कह गया है, ये इंपॉर्टेंट है। कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका, पर एक प्याला एक बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना। तो यहीं पर दूसरा चिट्ठा खत्म होता है। जो अब तीसरा चिट्ठा है, क्या है, भारत मित्र में 26 नवंबर 1904 को। माय लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया है। यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त तीनों गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है। अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई है। आप गत मंगलवार को, आप किस दिन आए थे, मंगलवार को, फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश की मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करे। मुंबई में पांव रखते ही आपने अपने मन की कुछ बात कह डाली। यद्यपि मुंबई की म्यूनिसिपैलिटी ने वह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथा आपने बेपूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए या दीन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राज प्रतिनिधि सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए न सुनिए, यह सुन कर ही जाएगा। अवश्य यह देश की प्रजा इस दीन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टीका नहीं किया और न कोई पट्टा लिख दिया। आप जैसे बाजाबता राज प्रतिनिधि वैसा बाजाबता शिव शंभू प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वैसराय फिर से बनाया है। विलायती गजटम खबर निकली, वही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। मुंबई में स्वागत हुआ, कलकत्ते में कई बार गजट हुआ,
रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलाम की। तोपें सर हुई। कितने ही राजा नवाब बेगम आपके दर्शनार्थ मुंबई पहुंचे। किसके? लॉर्ड कर्जन के दर्शन करने के लिए। बाजा बजते रहे, फौजी सलामी देते रही। ऐसी एक भी सनद प्रतिनिधि होने की श्री शंभू के पास नहीं है। तथापि वह इस देश की प्रजा का, यहाँ के चिथड़ा पोस्ट कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और उसी मिट्टी में अपने शरीर की मट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ है। इसी भूमि में अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने की उसे भंग की चंद पंक्तियां मिल जाती है। गांव में उसका कोई झोपड़ा नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, एक पत्ती पर भी उसका अधिकार नहीं है। पर उस भूमि को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं है। उस भूमि पर उसका जरा इज्जत न होने पर भी उसे वह अपनी समझता है। श्री शंभू कोई नहीं जानता, जो जानते हैं वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता। जानने की चीज श्री शंभू के पास कुछ नहीं है। उसकी कोई उपाधि नहीं है, राज दरबार उसकी पूछ नहीं है, हाकिमों से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की उसमें ताब नहीं है। और वह एक कपदर सोनी घमंडी ब्राह्मण है। हे प्रतिनिधि, क्या उसकी 2-4 बातें सुनाइएगा। आपने मुंबई में कहा है कि भारत भूमि में किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरे बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चल जाएंगे, हम कर्म के भोग भोगते भोगते यही समाप्त होना होगा, और न जाने फिर भी कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है, तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माय लॉर्ड, यद्यप आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला नहीं है, यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेरफेर लगाकर कही और इस बार मुंबई में उतरते ही फिर कही। आप इस देश में रहकर 72 महीने तक जिन बातों की नींव डालते रहे हैं, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाने चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, जिससे इस देश की भूमि कोई और बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में ना ले जावे, अथवा जो शांति आपके कथनानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है, उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वायसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे, उसे शौकीनी और खेल तमाशों के सिवा दिन में और नाच बाल या निंद्रा के सिवा रात को कुछ करना ना पड़ेगा। यह पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की सेखी में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महीनों में कुछ समझे, किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया है और अधिक समझने की जरूरत नहीं रही। यद्यप कहा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यद्यप कहा आप कहते हैं कि इस देश यह कहानी का देश नहीं कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ है, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा लोग भी बड़े भारी घमंडी हैं। पर कठिनाई इसी बात की है कि दोनों का घमंड 2 तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों को जो घमंड है उससे आप समझते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों
को आप करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं या यह समझ बैठते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया है। वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख चुकी, सुन चुकी और कल्पना कर चुकी है कि और किसी आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता है। आप सरहद को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं उससे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपने भी मुंबई की स्पीच में कैनिंग का नाम लिया है। आज 46 साल हो गए हैं, वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। आज दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर के कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी आड़ में आप जो चाहें जितनी मजबूती दीवार की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से उस देश का शासन नहीं हो सकता है। आडंबर का आदर उस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती है। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुंह से सुनाना पड़ा। कारण यह है कि करने से कहीं अधिक कहने का आपका स्वभाव है। इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और राजप्रतिनिधि हैं और आप एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर कभी दृष्टि खोलकर देखा, न गरीबों ने आपको जाना। आप भी आपकी बातों से आपकी वह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब आप अपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जाएंगे तो चाहे आपको अपने कितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, या तो कभी ना कह सकेंगे कि आप कभी भारत की प्रजा का मन भी आपने हाथों में किया था। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मैंने अंडरलाइन कर दी है, राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र को वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। मतलब यहाँ भारतवासियों की प्रेम के बारे में बताया गया है। भारत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरंच दौड़कर मन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का प्रयत्न करना पड़ा। जब वह न आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को हाथ राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वल्कल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने योग्य है। माय लॉर्ड, आप वधकृता देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वधकृता कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता है वही होता था। आयु भरने में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूरत पड़ने से कुछ सहजसा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। जब तक महाभारत है तब तक वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वृत्तकथाओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ भंगड़ ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी की फिक्र करने के लिए आज्ञा दीजिए। यहीं पे तीसरा चिट्ठा समाप्त होता है। अब चौथा चिट्ठा है भारत मित्र, जो 17 सितंबर 1904 को प्रकाशित हुआ था। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में अभी कई महीनों की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का
गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासक बनाकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की और एक बार दृष्टि कीजिए, तब में और अब में कितना अंतर हो गया है। क्या से क्या हो गया है। जागता हुआ रंग अति चिंता मारा सो जावे के और स्वप्न में अपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी झूमते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल हसन की भात, अलिफ लैला का भी जिक्र हुआ है, कि भात कोई तरल युवक प्याले पर प्याला उड़ाता घर में बेहोश हो और जागने पर आंखें मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलीशान सजे महल की शोभा उसमें चक्कर में डाल दे, सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे, तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत डालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य ना हो जितना 100 साल पहले की भारत अंग्रेजी राज की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। कहाँ पधारे थे? कलकत्ते में। और कब? जुलाई के महीने में 1805 में। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थी। हुलकर से एक नई लड़ाई होने की थी। सिंधिया से लड़ाई चलती थी। खजाने से बरकत थी। जमीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत में धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल ये सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने के 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों ने नहीं जानी। आज बिलायत से भारत तक दिनों में कई बार तार दौड़ जाता है। कई एक घंटों में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर तक जाने में बेडला को कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचाने का कुछ उपाय न था, किंतु अब कुछ और ही समय है। माय लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज के भाग्य का सूर्य मध्याह्न में है। इस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उनसे कम दिनों में विलायत से भारत में पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही 2-1 देसी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बम्बई दौड़े गए और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने कोलकाता पहुँचे और कितने ही और चले और आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपए उबल पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। साख इस समय की गवर्नमेंट की इतनी है। विलायत में या भारत में एक बार मुँह करते ही रुपयों की वर्षा होने लगती है। विलायती मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की उस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको इस देश का वायसराय किया। अब वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट, अब इन लोगों के नाम जरूर याद रखिएगा, ग्लाडस्टोन, ब्राडला जैसे लोगों में विलायत सोने हैं। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं। जो कुछ आपको करना है वह विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहां के शासकों से निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी बढ़ चढ़ती उम्र है। कुछ चिंता कुछ नहीं है। जो कुछ चिंता थी वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े भारी बुद्धिमान और राजनीति विशारदों में गिनती है। वरच कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप
पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदीजन हैं, बीच बीच में आपका गुणगान सुनाना पूर्णकार समझते हैं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में जब अंग्रेजी प्रताप अखंड है, भारत के राजा अब आपके हुक्म के बंदे हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर है। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ को पिघलती, फारिस की खाड़ी का जल सुखाती, काबुल के पहाड़ों को नरम करती है। जल स्थल वायु और आकाश मंडल में सर्वस्त्र आपकी विजय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि इंद्र यहाँ जल भरता है तथा पवन उसके यहाँ चक्की चलाता है, चांद सूरज इसके यहाँ रोशनी करते हैं इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप इससे भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी मोड़े, बिजली कले चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूती इत्यादि इत्यादि। आश्चर्य माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो, पर इतनी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी सही हैसियत भी खो दे। पर अब इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे ढकेलने की इच्छा उत्पन्न हो, उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं है, जो 1000 साल से अधिक की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यता का प्रचार किया है, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है? आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य नहीं और उनको आपके सजाती यही कर सकते हैं? आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं, जिनको आपके सजाती कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों के पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरन 2-1 गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी ढंग से, अब इम्पोर्टेंट लाइन है कि हिंदुस्तानी फारसी ढंग से पढ़ने वाले फारसी वालों की बात बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेज की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालुक को अंग्रेजों के सदृश बना सकते हैं। पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भाषा साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तान पीछे रहने वाला नहीं है। हाँ, 2 बातों में वह अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं कर सकते हैं और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते हैं। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गोरा नहीं कर सकते हैं, पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले जाती है। देशपति, राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है, मट्टी मट्टी में मिल जाती है और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यही रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका यही कहीं पता निशान नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा गए चले गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्नों अथवा टूटे फूटे खंडहरों में उनके दो चार चिन्ह मिल जाते हैं।
माय लॉर्ड, बीते हुए समय को लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं। दूर की बात दूर रहे, इन पिछले 100 सालों में कितने बड़े लाट आए और चले गए, क्या उनका समय फिर लौट सकता है? कदापि नहीं। विचारिए तो, मानो कल आप आए थे किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए तथा बीत जाते हैं। इसी प्रकार उम्रें बीत जाएंगी, युग बीत जाएगा। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंद की भी बराबरी नहीं कर सकती है। आप में शक्ति नहीं है कि पिछले 6 वर्ष को लौटा सके या उनमें से कुछ हुआ है उसे अन्यथा कर सके। 2 साल आपके हाथ में अवश्य हैं, इसमें जो चाहे कर सकते हैं। चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपनी अनुरक्त बना सकते हैं और इस देश के और इतिहास अच्छे वायसराय को अपने नाम छोड़ सकते हैं। यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। नहीं तो यह समय भी बीत जाएगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार ही कुछ न रहेगा। विक्रम, अशोक, अकबर के यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबा कर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट माल के साथ ऊँटों और हाथियों पर लाद कर ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जाएगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों ना करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप संसार भर में डंका बजा रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरिदशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उसकी तुलना नहीं हो सकती है। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदिदियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद है वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटाना या आगे बढ़ाना? यहीं पर यह चिट्ठा समाप्त होता है। अब 5वां चिट्ठा है जिसका नाम है आशा का अंत। ये क्या है? ये भी भारत में तो पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था? 17 दिसंबर 1904 को। तो 5वां चिट्ठा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है? माय लॉर्ड, अब के आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं को जो शिव शंभू शर्मा 2 चुल्लू बूटी पीकर भुला देता था, आज उसका उस प्यारी विजया पर भी मन नहीं है। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक कलेशित पुरुष को एक दिन अपने कलेश से मुक्ति होने की आशा होती है, चाहे उसे इस जीवन में कलेश से मुक्ति ना मिले, पर आशा के सहारे इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने कलेश को झेलता हुआ एक दिन इस कलेश में जीवन से मुक्त हो जाता है। पर हाय, जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। अभी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। बड़े लाड होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय उस देश के लोग श्रीमान से जो आशाएं करते हैं और शुभ स्वप्न देखते हैं, वह सब उड़नछू हो गए। इस कलकत्ता महानगरी के समाचार पत्र कुछ दिन चौक पढ़ते थे। आज बड़े लाड आमुख मोड़ पर वेश बदलकर एक गरीब काले आदमी से बातें कर रहे थे। परसों आमुख ऑफिस में जाकर काम की चक्की में पिसते हुए क्लर्कों की दशा देख रहे थे और उनसे कितनी ही बातें पूछते जाते थे। इससे हिंदू समझने लगे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ या अकबर का अमल हो गया। मुसलमान ख्याल करने लगे खलीफा
हारून रशीद का जमाना आ गया। पारसियों ने आपको नौशीरवा समझने की मोहलत पाए थे या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रीमान ने जल्द अपने काम से ऐसे जल्दबाज लोगों को कष्ट कल्पना के कष्ट से मुक्त कर दिया। वह लोग थोड़े ही दिनों में इस बात के समझने के योग्य हो गए थे कि हमारा प्रधान शासन न विक्रमा के रंग ढंग का है और न हारू और या अकबर या उसके रंग ही निराला है, किसी से नहीं मिलता। माय लॉर्ड, इस देश की दो चीज़ें में अजब तासीर है, एक यहाँ के जलवायु की और दूसरे यहाँ के नमक की, जो किसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस से नीरस शरीर में यहाँ का जलवायु नमकीनी ला देता है और मजा यहाँ के उसे उस नमकीनी की खबर तक नहीं होती। एक फारिस का कवि कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक वे नमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया है। किंतु श्री शंभू शर्मा का विचार इस कवि से भी कुछ आगे है। वह समझता है कि यह देश नमक की एक महाखानी है, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। श्रीमान कभी चाहे तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता है वही नमक बन जाता है। यहाँ के जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ही ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाई और लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, पर यहाँ के जलवायु का असर होते ही वह सब काफूर हो गए। अफसोस माय लॉर्ड, यहाँ के जलवायु के तासीर ने आप में अपनी पिछली दशा के स्मरण रखने की शक्ति नहीं रहने दी। बात नहीं तो अपनी 6 साल पहले की दशा से अब की दशा का मिलान करके चकित होते, घबरा के कहते कि मैं क्या हो गया, क्या मैं वही हूँ जो बिलायत से भारत की ओर चलने से पहले था। मुंबई में जहाज से उतरकर बूम पर पाँव रखते ही यहाँ के जलवायु का प्रभाव आप पर आरंभ हो गया था। उसके प्रथम फलस्वरूप कलकत्ते में पदार्पण करते ही आपने यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता की समाप्ति की। जब वह प्रभाव कुछ और बढ़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपकी समझ में आने लगा कि इस देश के कितने ही अभागे सचमुच अभागे नहीं, वरन अच्छी मजदूरी के लालच में जबरदस्ती अकाल पीड़ित में मिलकर दयालु सरकार को हैरान करते हैं। इससे मजदूरी कड़ी की गई। इस प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली दरबार किया। अंत को गत वर्ष आपने यह भी साफ कह दिया कि बहुत से पद ऐसे हैं जिसको पैदाइशी तौर से अंग्रेज ही पाने योग्य हैं। भारतवासियों की सरकार जो देती है वह भी उनकी हैसियत से बढ़कर है। तब इस देश के लोगों ने सबक लिया कि अब श्रीमान यहाँ के जलवायु का पूरा सिक्का जम गया है। इसी समय आपको स्वदेश दर्शन की लालसा हुई। लोग समझते चला अच्छा हुआ, जो हो चुका वह हो चुका, आगे की तासीर की अधिक उन्नति से पीछा छूटा। किंतु आप कुछ न समझे, कोरिया में जब श्रीमान की आयु अचानक 7 साल बढ़कर 40 साल हो गई, उस समय भी श्रीमान की समझ में आ गया था कि वही की सुंदर हवा के प्रताप से वह 40 साल के होने पर भी 32-33 दिखाई देते थे। इस देश की आबोहवा की तासीर आपके कुछ समझ में न आई। वह विलायत में भी श्रीमान के साथ लगी गई और जब तक वहाँ रहे अपना जोर दिखाती रही, यहाँ तक कि फिर आपको एक बार इस देश में उठा लाए, किसी विघ्न बाधा की परवाह ना की। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ के जलवायु का साथ देता है, क्योंकि इसी जलवायु में उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही है। वह पहले विचार बुद्धिक होता है,
पीछे दया और सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में छींचे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटते फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला उस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी सेखी मारते जाना। हम लोग उस नमक की तासीर बेअसर नहीं है, पर अब हमारी हड्डियाँ उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते हैं कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार भारत आ गए तो एकदम नमक की खान में जाकर नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप ना आवें, पर हमारी पेश ना गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर का फल आप अपने कैंसिल और कॉन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। इतने दिन आप सरकारी भेदों के जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति की बातें सोचने से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, पाने स्वत्वों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। आपकी शक्ति में जो कुछ था वह करते रहे, उस पर भी संतोष ना हुआ। भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे। जो सत्यप्रियता उस देश को सृष्टि आदि से मिली है, उस देश का ईश्वर सत्यम ज्ञानमंतरम ब्रह्मा है। वहाँ के लोगों को सभा में बुलाने के ज्ञानी और विद्वानों का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। बिचारिए, तो यह कैसे अधा पतन की बात है। जिस स्वदेश को श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश कहा, वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है? ये सचमुच विलायत वैसा ही देश हो जैसा आप फरमाते हैं, और भारत की आपके कथनांश मिथ्यावादी और धूर्त देश हो तो भी क्या कोई इस प्रकार कहता है? गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरे को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है? माय लॉर्ड, जब आपने अपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई है, तो एक बातें पूछ लेने में शायद कुछ गुस्ताखी ना होगी। सुनिए, विजित और विजेता में बड़ा अंतर है। जो भारतवर्ष हजार साल से विदेशी विजेताओं के पाँव में लौट रहा है, क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजेता इंग्लैंड लोगों की सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है? यह देश भी यदि विलायत के भाग स्वाधीन होता और यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब यदि आपके देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। स्मरण करिए उन दिनों को कि जब अंग्रेजों पर देश पर विदेशियों का अधिकार था। उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी, उसका विचार तो कीजिए। वह देश है जहाँ 1000 साल पराए पांव के नीचे रहकर भी एकदम सत्यता से च्युत नहीं हुआ है। यदि आपका यूरोप या इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाता तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान किस स्वदेशी कैसे सत्यवादी और नीतिपरायण है। जो देश कर्मवादी है वह क्या कभी असत्यवादी हो सकता है? आपके स्वदेशी यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसे रुचि हो वैसे पदार्थ भोग सकते हैं। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, किंतु इस देश के लोग लाखों आदमी इसी देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनको 2 हाथ भूमि बैठाने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं, मेले चिथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और एक दिन कहीं पड़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। हालांकि इस सर्दी में कितनों ही के प्राण जहाँ तहाँ निकल गए। इस प्रकार कलेश पाकर मरने पर भी क्या कभी वह लोग यह करते हैं कि पापी राजा, इससे हमारी यह दुर्गति है। माय लॉर्ड, वह कर्मवादी
माय लॉर्ड, वह कर्मवादी हैं या नहीं समझते कि किसी का कुछ दोष नहीं है, सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहे हैं। कभी इस देश में आकर आपने गरीबों की ओर ध्यान दिया है? कभी यहाँ की दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार ना किया? कभी 10 मीठे शब्द सुनाकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया? फिर विचारिए तो गालियाँ यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दी? पराधीनता की सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है, पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी से वह दुख भुला दिया। इस देश के लोग सदा उसको माता तुल्य समझते रहे। अब उसके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों की वैसी ही भक्ति है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर इस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हैं। यह इस देश के बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए हैं। यही विचार कर इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। तो यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो भाग है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसमें मैंने 5 चिट्ठे करवा दिए हैं। इसके जितने आगे के हम 14 चिट्ठों पर बात करेंगे, तो उसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, इसके आगे का PDF। तब तक के लिए मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।